एक ऐसा सिरफरा आशिक जिसने अपनी प्रेमिका की ही लड़की के साथ संबंध बनाया। जब उसकी प्रेमिका ने उसका विरोध किया तो उसका कत्ल किया और उसके कत्ल को छुपाने के लिए उसने 9 कत्ल किए। एक जुर्म के छुपाने के लिए वो लगातार जुर्म करता रहा और जब पुलिस ने उसको पकड़ा और पता लगा 9 कत्ल करने वाला और कोई नहीं, उस महिला का ही प्रेमी था। यह सब सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान कि आखिर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बेटी के साथ ऐसा क्यों किया और उसके बाद पूरे 9 लोगों का कत्ल क्यों किया। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे और हमारी एक आशा यही है कि आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आइए, यह सच्ची घटना चालू होती है जो तेलंगाना के पास एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है वरंगल पुलिस स्टेशन के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गोरेकुटा गांव। यहाँ पर एक जो बोरे बनाने की कंपनी थी, जो यहाँ पर सभी लेबर मजदूर काम करते थे और एक तारीख थी 24 मार्च 2020 जो पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन घोषित कर दिया था सरकार ने। अब जो लेबर थे जो जहां काम कर रहे थे, या छत्तीसगढ़ का हो या अपने उत्तर प्रदेश या बिहार का, जो व्यक्ति जहां मजदूर काम कर रहा था वो वहीं फंस गया। और अब जो तेलंगाना में एक जो बोरे बनाने वाली कंपनी थी जिसका नाम था साई दत्ता ट्रेडर्स, यहाँ पर भी कुछ लेबर काम कर रहे थे जो 2 बिहार, 1 त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के थे। तभी जो एक तारीख होती है 21 मई की सुबह इसके दत्ता के पास एक फ़ोन आता है कि मुझे बोरों का माल चाहिए, क्या आप मुझे दे देंगे। इसके दत्ता कहते हैं ठीक है, कंपनी तो अब बाहर से बंद हो गई है, अंदर जो लेबर हैं जो फंसे हैं वो धीरे धीरे काम करते हैं, जो थोड़ा बहुत माल होता है तो मैं आपको पहुंचा दूंगा। अब फ़ोन कटता है। इसके दत्ता जो उनके वहाँ डिलीवरी मैन ऑटो वाला था उसको फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि एक ऑर्डर मिला है कस्टमर का, तुम मेरे गोदाम चले जाओ, वहाँ से मेरे कुछ गोदाम में लेबर हैं, उनसे ऑर्डर लेके कस्टमर तक पहुँचा दो। 21 तारीख की सुबह जब इसके दत्ता अपने टेम्पो ड्राइवर को अपने गोदाम भेजते हैं, जब वह गोदाम पहुंचता है साई ट्रेडर्स में जो बोरे बनाने की कंपनी थी, जैसे ही वह गेट के बाहर खटखटाता है, आवाज़ लगाता है, जो वहां पे एक सबसे ज़्यादा परिवार रहता था मकसूद का, जो 6 व्यक्तियों का परिवार था जो पश्चिम बंगाल में आया था। मकसूद, उसकी पत्नी, 2 बच्चे और एक उसकी भतीजी जिसका नाम था रफ़ीका, और 2 बिहार के लेबर थे और एक त्रिपुरा का। कुल मिलाकर सभी 9 लोग थे। जब वह खटखटाता है, खटखटाने के बाद अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है, फिर खटखटाता है, 10 से 15 मिनट तक वह खटखटाता है। फिर उसके बाद जो उसके मालिक थे बोरा कंपनी के इसके दत्ता, उनको वह ऑटो ड्राइवर फ़ोन मिलाता है, कहता है मालिक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, आप आइए, क्या पता सब भाग गए हों या यहाँ से चले गए हों, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है। अब इसके दत्ता यह चीज़ सुनते हैं, तुरंत अपनी जो फैक्ट्री है या कंपनी है उसका रुख करते हैं। जब वो आते हैं वो भी खटखटाते हैं। खटखटाने के बाद जो उसमें अंदर से सिटकनी लगी थी उसको जब तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद देखते हैं कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति अंदर नहीं है। अब इसके दत्ता के मन में 2 सवाल थे, या तो यह मज़दूर भाग गए हैं और या तो कहीं किसी काम की वजह से कहीं चले गए हैं। अब उन लोगों ने सोचा क्यों ना आसपास पता किया जाए, पूछा जाए कि कहीं 6-7 लेबरों को साथ में जाते हुए किसी ने देखा हो तो बताएं। तभी जो उसी के पास जो कंपनी थी साई ट्रेडर्स, उसके जस्ट बगल में एक कुआं था। तभी व्यक्ति एक देखता है कि कुएं के अंदर कुछ डेड बॉडी तैरती हुई दिख रही हैं। जैसे ही जो इसके दत्ता होते हैं उनको बुलाते हैं। बुलाने के बाद वो भी हैरान परेशान, जो पास का थाना होता है जिसका नाम था वरंगल, पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया जाता है, बताया जाता है कुछ डेड बॉडी कुएं के अंदर तैर रही हैं। अब कुछ
बिना देरी किए हुए वारंगल पुलिस पहुंचती है साईं ट्रेडर्स के वहां कंपनी में। जब इसके दत्ता से मुलाकात करती है तो पूछती है कहाँ डेड बॉडी है, तो देखते हैं एक कुएं के पास डेड बॉडी पड़ी है। अब पुलिस वाले उन डेड बॉडियों को निकालते हैं बाहर जो तैर रही थी। 6 डेड बॉडी थी। पहला मकसूद और उसकी पत्नी और 2 बच्चे और 2 बिहार के युवक। अब पुलिस वाले हैरान और परेशान, जो इसके ट्रेडर्स वो भी हैरान कि 6 लोगों की हत्या और कत्ल किसने किया। अभी भी 3 लोग लापता। अब पुलिस वाले उनकी भी तलाश करते हैं। तलाश करने के बाद फिर कुएं में पानी के अंदर एक व्यक्ति गोताखोर को उतारा जाता है। देखता है 3 डेड बॉडी और हैं जिनमें पत्थर बंधे हैं, जिससे वह अंदरी फंसी थी। अब पुलिस वाले उनको तीनों को निकालते हैं। कुल मिलाकर 9 डेड बॉडी पुलिस के सामने। सबसे हैरान करने वाली पुलिस के अंदर बात ये थी कि आखिर 9 लोगों का कत्ल किसने किया और ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो एक ही साथ कत्ल करेगा। आप भी इस कत्ल की जब बारीकियों की समझेंगे आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे सुनकर। अब पुलिस वाले उन सब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और जांच पड़ताल करते हैं। जहां कंपनी में जहां लेबर रुके थे वहां पे फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है और पता करा जाता है कि ऐसी क्या चीज़ थी जिनसे लोगों का कत्ल हुआ। तभी पता चलता है कि 20 तारीख को जो मकसूद था उसका बेटे का जन्मदिन था। उसी दिन पार्टी हुई। पार्टी होने के बाद फिर मानो एक ऐसी लहर आई जिसमें 9 लोग कत्ल हुआ। अब पुलिस वाले इस सभी कत्ल का तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। तभी एक व्यक्ति जो महिंद्रा ट्रैक्टर्स की कंपनी कुछ ही दूर पे आगे है, वहाँ से एक व्यक्ति को 2 फ़ोन मिलते हैं। जो फ़ोन मकसूद और मकसूद की पत्नी जो मर चुके थे, वो वारंगल पुलिस स्टेशन पहुँचता है और बताता है साहब ये 2 फ़ोन मिले हैं जो कि पड़े हुए थे। अब पुलिस वालों के लिए अहम सुराग कि वो 2 फ़ोन वहाँ क्यों कैसे पहुँचे। जो घटना स्थल से 200 या 300 मीटर अगर घटना कुएं के पास हुई तो मोबाइल वहाँ तक कैसे पहुँचे। उन्होंने सोचा क्यों ना कत्ल करने वाला वहाँ तक मोबाइल लेके गया, उसने वहाँ फेंका। तभी पुलिस वाले देखते हैं कि आसपास सीसीटीवी फुटेज कैमरा कहाँ लगा है। तभी उनको पता चलता है कि महिंद्रा जो ट्रैक्टर्स कंपनी है उसके पास में एक सीसीटीवी फुटेज कैमरा है। अब पुलिस वाले वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उसमें एक युवक उनको साइकिल से 20 तारीख शाम 6 बजे जाता दिखाई देता है और दोबारा वह लौटता है 21 तारीख सुबह के 4 बजे। अब पुलिस वालों को शक गहरा गया कि ये जो युवक है ये इसी साईं ट्रेडर्स की तरफ आया है शाम को 6 बजे 20 तारीख को और वापस ये 5 बजे गया है 21 तारीख को। अब पुलिस वालों ने उसकी फ़ोटो कैमरे से निकाली, सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया। करने के बाद अब पुलिस वालों को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर आती है तो पता लगता है सभी की जो मौत हुई है वो गहरी नींद देने के बाद कत्ल किया गया है। और वो टाइम था 12 बजे से लेके 4 बजे तक। अब पुलिस वाले जो युवक की सीसीटीवी फुटेज में देखा था, अब उन पे शक उसका गहराया कि ये युवक कहाँ है। तभी उस युवक को 25 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसका नाम था संजय कुमार यादव, जो कि बिहार का रहने वाला है। अब पुलिस वाले उससे कत्ल की वजह पूछते हैं। पहले तो वह इनकार करता है, मना करता है, कहता तो है यह सब तो मेरे दोस्त थे, मैं किसी काम से गया था और मुझे यह पता नहीं है कि सब कैसे हुआ। अब पुलिस वालों ने जब अपने तरीके से पूछा तो उसने सच पूरा ऐसा उगला जिसके सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो गए कि आखिर एक 24 साल का लड़का इतना बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है। तभी मनोज कुमार यादव बताता है सन 2014 जो कि बिहार का रहने वाला काम के सिलसिले में तेलंगाना पहुंचता है। तभी उसकी मुलाकात होती है मकसूद से, जो कि अपने परिवार के साथ 2011 में पश्चिम बंगाल से तेलंगाना आते हैं, जो कि साईं ट्रेडर्स में काम करते हैं। अपनी बीबी और 2 बच्चे और एक भतीजी जिसका नाम रफ़ीका और उसके 3 बच्चे। जब मनोज कुमार यादव की मुलाकात मकसूद से होती है तो मनोज कुमार यादव कहता है कि भाई साहब
कोई हमें भी काम हो ऐसा बताइए, जिससे मुझे भी रोज़गार मिल सके, मैं भी अपनी परिवार का खर्चा चला सकूं, क्योंकि मैं भी एक गांव से आया हूं। मकसूद उसकी सब बातें सुनते हैं और उसको भी साईं ट्रेडर्स दत्ता कंपनी में लगा देते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और तभी मनोज कुमार यादव को प्यार होता है, जिसका नाम था रफ़ीका, जो मकसूद की भतीजी थी, जो पश्चिम बंगाल में रहती थी। अपने पति को छोड़कर 3 बच्चों को लेकर उसी साईं ट्रेडर्स कंपनी में आई थी। उसका काम ये था, जो लेबर थे उनके लिए खाना बनाती थी, जिसको उसको पगार दी जाती थी। उससे अपने का बच्चों का भरण पोषण करती थी। तभी मनोज कुमार यादव मकसूद के परिवार में इतना घुल मिल गया, जैसा कि रफ़ीका उसके प्यार में पागल हो गई। दोनों एक साथ बातें करते और एक साथ रहते। तभी मनोज कुमार यादव ने सोचा, क्यों ना यहाँ से हटकर थोड़ी सी बगल में कमरा ले लिया जाए, जिससे मैं, रफ़ीका और इसके बच्चे साथ में रहें। जो रफ़ीका के बच्चे थे, एक की जो लड़की सबसे बड़ी थी उसकी उम्र थी 16 साल। अब जो उसने कमरा लिया, जब रफ़ीका काम के सिलसिले में खाना बनाने कंपनी जाती, वो उसकी बेटी के साथ गलत काम करता, संबंध बनाता। संबंध बनाने के साथ साथ उसने मोबाइल में उसकी बेटी का वीडियो भी बनाया। जब यह बात रफ़ीका को पता चली कि उसका प्रेमी जो संजय कुमार यादव है, उसकी मेरे बेटी के प्रति गंदी नज़र है, तो उसने विरोध किया और लड़ाई झगड़ा किया। लड़ाई झगड़ा करने के साथ साथ रफ़ीका ने कहा, तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी समझो, इसके लिए तुमको शादी करनी पड़ेगी। जिससे वह संजय कुमार यादव घबराया। पहले तो उसने नहीं कहा, बाद में उसने हामी भर ली कि ठीक है मैं शादी कर लूँगा। तो रफ़ीका ने कहा, शादी करने से पहले मैं चाहती हूँ, मैं अपने माँ और पिता का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो। तभी रफ़ीका संजय कुमार यादव को लेकर वारंगल के स्टेशन पहुँचती है और वहाँ से पश्चिम बंगाल का रुख करती है। वो तारीख थी पश्चिम बंगाल जाने की 25 मई। 25 मई को जब वारंगल के लिए ट्रेन पकड़ती है और आंध्र प्रदेश राज्य में एंट्री करती है, तभी संजय कुमार यादव छाछ लेकर रफ़ीका को देता है, कहता पी लो, जिसमें नशीली दवाई उसने मिलाई थी। जैसे ही नशीली दवाई पिलाता है, वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जो रफ़ीका का था उसने गला दबा दिया। गला दबाने के बाद वहीं पर उसको ढकेल देता है। ढकेलने के बाद वह फिर वहाँ से ट्रेन में उतरता है, वारंगल के लिए फिर लौट आता है। लौटने के साथ साथ अब उसने सोचा कि अब मामला सुलझ गया है और मेरा पीछा भी छूट गया है। जो इसकी बेटी है मैं उससे शादी कर लूँगा। अब जब वारंगल से फिर अपने साईं ट्रेडर्स आता है और जब उसके बच्चे पूछते हैं मम्मी कहाँ है, तो वह कहता है संजय कुमार यादव, तुम्हारी मम्मी ने बोला है कि कुछ दिन तक आप अपने माता पिता पश्चिम बंगाल में साथ रहूँगी और मेरे बच्चों से बता देना 3-4 महीने बाद मैं आ जाऊँगी। जैसे ही यह मकसूद की पत्नी को बात पता चलती है, पहले तो उसको कुछ शक गहराता है। गहराने के साथ साथ कहती है, सच बताओ कि मेरी भतीजी कहाँ है। तो वह यही जवाब देता है। जवाब देने के साथ वहाँ से निकल जाता है। निकलने के साथ साथ जो थी 5 तारीख, जब वहाँ से निकल जाता है, निकलने के साथ साथ पहले तो वह सोचता है क्यों ना मैं बिहार चला जाऊँ, मगर लॉकडाउन होने के कारण सभी जगह सब कुछ बंद था। बंद होने के कारण वह 15 मई को फिर पहुंचता है साईं दत्ता ट्रेडर्स में। जब मकसूद की पत्नी फिर से कठोरी से उससे सवाल कहती है कि मेरी भतीजी रफ़ीका कहाँ है, अगर नहीं बताओगे तो मैं पुलिस में केस कर दूंगी। फिर उसके बाद पुलिस ही अपने तरीके से पूछेगी। अब इससे वह डर गया और परेशान हो गया कि अब कहीं ना कहीं मैं फंसने वाला हूँ। अगर इस सब मामले को ख़त्म नहीं किया गया तो मुझे पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी। तभी उसको पता चलता है कि मकसूद का जो बेटा है उसका 20 तारीख को जन्मदिन है। तो वह एक प्लान बनाता है और बहुत ही ख़तरनाक और भयानक। 20 तारीख आती है और यहाँ पे मकसूद जो कंपनी में साईं ट्रेडर्स में था, अपने बच्चे की बर्थडे की तैयारी कर रहा था, जिसमें सारे 9 वर्कर और उनके बच्चे सम्मिलित थे। तभी अंदर खाना बन रहा था और मनोज कुमार यादव फ़ोन में देखता है ऐसी कौन सी दवा है जिसको खाने के बाद आदमी 5 से 6 घंटा बेहोश हो जाएगा। वो मोबाइल में दवा सर्च करता है और फिर लेके आता है, पूरे खाने में मिला देता है, जिसको खाने के बाद पूरा परिवार बेहोशी की हालत में बेहोश हो जाता है।
फिर वह एक एक को मारता है, मारने के बाद कुएं में ढकेल आता है, ढकेलने के साथ साथ फिर वहाँ से फरार हो जाता है। वो सोचता तो यही था कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा, मगर कहते हैं जुर्म करने वाला व्यक्ति कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है, और हुआ भी ऐसा ही। और तभी एक तारीख आती है 28 अक्टूबर 2022, जहां पर संजय कुमार यादव को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, और इतनी बड़ी सज़ा भी उसके लिए कम है। आप लोग की इस वीडियो में क्या राय है ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।